तो आज हम पूर्वोत्तर की बात करेंगे। हमने देखा कि जितनी आसानी से देश मतलब हम समझते हैं कि आज़ाद हो गया, और जितना बड़ा देश देखते हैं उतना बड़ा देश को करने में बहुत मुश्किलें आई थी, बहुत मशक्क़त आई थी। सबसे डेंजर कंडीशन कश्मीर का हमने पढ़ा। कश्मीर के राजा हरि सिंह हमारे देश के साथ आना नहीं चाहते थे, फिर पाकिस्तान ने आक्रमण किया, फिर ये आना चाहते थे, फिर मुस्लिम सैनिकों ने हैंड ओवर कर दिया, लड़ाई करने से इनकार कर दिया। फिर उसके बाद नेहरू ने क्या किया, फिर कंडीशन रख दिया कि शेख अब्दुल्ला को चीफ मिनिस्टर बनाओगे तभी हम आएंगे और तुमको बचाएंगे और कश्मीर को भारत में मिलाएंगे। बोले ठीक है, और कुछ बोले नहीं। तो उसके बाद कश्मीर के बाद किसकी हालत हमने देखी, पंजाब की। पंजाब के भी कुछ लोग थे जो कि अचानक से उग्रवाद का रास्ता अपना लिए और उन्होंने बोला कि पंजाब को अलग करके हम खालिस्तान बनाना चाहते हैं। क्लियर है। लेकिन फिर उनके साथ भी इंटीग्रेशन हुआ, समझौता हुआ। आज हम लोग पढ़ेंगे पूर्वोत्तर की बात। एक ऐसा राज्य, मतलब पूर्वोत्तर में 7 राज्य आते हैं जिनको 7 बहनें भी कहते हैं। एक ऐसा राज्य जो अभी हाल फिलहाल, मतलब किसी ने जेएनयू में बोला था कि चिकन नेक को तोड़ देंगे। जैसे बांग्लादेश आता है ना, मैप देखोगे तो फिर वैसे चिकन जैसा दिखता है, और फिर किसी ने कमेंट पास किया था जेएनयू से कि चिकन नेक को तोड़ देंगे, मतलब ये पूर्वोत्तर के राज्यों को अलग कर देंगे, जैसे बांग्लादेश टूटा था। तो ये सब विदेशी साजिशें होती है, इन लोगों को फंडिंग करती है और जेएनयू का मंच दिया जाता है कि क्योंकि जेएनयू में वामपंथी लोग ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, तो मंच दिया जाता है क्योंकि वहाँ की बातें सुर्खियाँ बटोर लेती है, वहाँ की बातें तुरंत मीडिया के माध्यम से पूरे देश में फैल जाती है, तो वो सक्सेस मिल जाता है, उनको लाइमलाइट मिल जाता है। तो पूर्वोत्तर फिर इतना पिछड़ा कैसे? एक बात याद रखना कि पूर्वोत्तर जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो सड़क यातायात या संचार मार्ग, आईटी टेक्नोलॉजी, हम लोग फोन वोन से ज़्यादा कनेक्टेड नहीं थे। उस चलते पूर्वोत्तर जो था थोड़ा पिछड़ गया था, ठीक है। और इस चलते वहाँ पे थोड़ी गरीबी वगैरह, जितनी प्रगति इधर हुई है उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, ठीक है, दिल्ली, तो उतनी ज़्यादा प्रगति उधर नहीं हुई। तो इस कारण वहाँ के नागरिक थोड़ा नाराज भी थे। तो पूर्वोत्तर में क्षेत्रीय आकांक्षाएं 1980 के दशक में एक निर्णायक मोड़ पर आ गई थी। 1980 के दशक में वहाँ हलचल होने लगी। वहाँ के लोग चाहते थे कि उनके क्षेत्रवाद की रक्षा हो, उनके अपनी लैंग्वेज की, उनके अपने कल्चर की रक्षा हो। तो आखिर ये बातें क्यों उठी, कैसे उठी, क्या खतरा था उन लोगों को, ये चर्चा हम लोग करेंगे। इस क्षेत्र में 7 राज्य आते हैं जिन्हें हम 7 बहनें कहते हैं, ठीक है। इस क्षेत्र में देश की 4% आबादी आती है, लेकिन भारत के कुल क्षेत्रफल में पूर्वोत्तर के हिस्से को देखते हुए यह आबादी दोगुनी है। 22 किलोमीटर लंबी एक पतली राहदारी इस इलाके को शेष भारत से जोड़ती है, और पूर्वोत्तर के राज्यों से चीन की सीमाएं जुड़ती है, म्यांमार की सीमा जुड़ती है और बांग्लादेश की भी सीमा जुड़ती है। इस लिहाज से भी ये पूर्वोत्तर के राज्य इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। क्लियर है। और यह इलाका भारत के लिए एक तरह से दक्षिण पूर्व एशिया का प्रवेश द्वार है। यहाँ से मतलब समुद्र से एशिया में घुसने का ये इलाका एक प्रवेश द्वार जैसा है, क्योंकि समुद्र के किनारे है। इधर बांग्लादेश हो गया, बंगाल की खाड़ी होगी, वहाँ से एंट्री कर सकते हैं। क्लियर है। दक्षिण पूर्व एशिया का इस इलाके में 1947 से अनेक बदलाव आए। त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय का खासी पहाड़ी क्षेत्र पहले अलग अलग रियासत थे। त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय अलग अलग रियासत थे। क्लियर है। अलग अलग राज्य थे अपने आप में। आज़ादी के बाद भारत संघ में इनका विलय हुआ। आज़ादी के बाद जब अखंड भारत की स्थापना हो रही थी, अखंड क्या, पहले पाकिस्तान तो अलग हो चुका था, लेकिन जब भारत में मिलाया जा रहा था इनको, तो त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय को भी मिलाया गया। ठीक है। पूर्वोत्तर के पूरे इलाके का बड़े व्यापक स्तर पर राजनीतिक पुनर्गठन हुआ। मतलब पूरी राजनीति चेंज हुई पूर्वोत्तर के इलाके में।
पहले ये रियासत थे, कोई ना कोई राजा हुआ करते थे, उधर शासन किया करते थे, लेकिन अब ये लोकतंत्र के अंदर आ रहे थे। तो लोकतंत्र में एक पूरा सिस्टम होता है। तुम्हारे राज्य को कॉन्स्टिट्यूएंसी में बांटा जाएगा, वहाँ से नेता इलेक्शन लड़ेंगे, जनता वोट देगी, वहाँ से इलेक्शन लड़के तुम्हारी आवाज़ बन के नेता पार्लियामेंट में आएंगे, या तुम खुद एक स्टेट हो तो तुम्हारे स्टेट की भी एक सरकार बनेगी, असेंबली होगी, आईएएस ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट में होंगे जिन्हें डीएम कहा जाएगा, पुलिस होगी, फौज होगी, पूरा सिस्टम एक तैयार होता है। क्लियर है? तो बहुत ज़्यादा राजनीतिक परिवर्तन, पुनर्गठन हुआ। नागालैंड को 1963 में राज्य बनाया गया था। मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय 1972 में राज्य बने, जबकि मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश को 1987 में राज्य का दर्जा मिला। क्लियर है? 1947 के भारत विभाजन से पूर्वोत्तर के इलाके भारत के शेष भागों से एकदम अलग थलग पड़ गए थे और इसका अर्थव्यवस्था पर दुष्प्रभाव पड़ा। आज़ादी के बाद जो भारत के बाकी इलाके थे उनमें तो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम या आईटी टेक्नोलॉजी सब एक दूसरे से कनेक्टेड थे, सब कुछ आवाजाही मतलब सही था, मैसेज का ट्रांसफ़र भी सही था, लेकिन वो डिसकनेक्ट थे, उतनी ज़्यादा ट्रांसपोर्ट सिस्टम से कनेक्टेड वो नहीं थे, या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से भी कनेक्टेड नहीं थे भारत के शेष भागों से। तो इससे उनकी आर्थिक स्थिति पर प्रभाव पड़ा। समझ में आया? बिजनेस, ट्रेड वगैरह आना जाना लगा रहता है, तब तो ज़्यादा तेज़ी से तरक्की होती है। भारत के शेष भागों से अलग थलग पड़ जाने के कारण इस इलाके में विकास पर ध्यान नहीं दिया जा सका। यह तो सरकार की गलती है भाई। जब वो कनेक्टेड नहीं है तो उन्हें कनेक्ट करो। जब तुम्हारे देश का हिस्सा है तो ये गलत है कि उस पर ध्यान ही नहीं दिया जा रहा है सरकार का। इतने साल, 50 साल 60 साल सरकार चल गई और पूर्वोत्तर पर ध्यान ही दिया जा रहा। यहाँ की राजनीति भी अपने ही दायरे में सीमित रही। वहाँ की राजनीति भी दिल्ली तक अप्रोच नहीं करती थी कि हम अपनी आवाज़ को लेके जाएंगे या जो भी करना है करेंगे। वो आपस में ही देखते रहते थे। इसके साथ साथ पड़ोसी राज्यों और देशों से आने वाले शरणार्थियों के कारण इलाके की जनसंख्या की संरचना में बड़ा बदलाव आया। ये सबसे बड़ी बात है और यही सारी बर्बादी का यही कारण है। 1971 में बांग्लादेश में जो लड़ाई छिड़ी थी, 1971 के पहले 70 के आसपास छिड़ गई थी, तो बहुत सारे बांग्लादेशी जो भाग के आ गए थे पूर्वोत्तर के इलाके में, असम वगैरह में, उन लोगों ने शरण ले लिया था। दिया किसने था? इंदिरा गांधी ने। अब कोई भी आदमी दूसरे कल्चर का रहेगा, दूसरे कल्चर का आदमी तुम्हारे राज्य में या जगह में रहेगा और उसकी पॉपुलेशन ज़्यादा होने लगेगी तो तुम्हारे कल्चर पे इफेक्ट आने लगेगा। और मुस्लिम कल्चर एक ऐसा कल्चर है यदि बहुसंख्यक या ज़्यादा संख्या में हो जाता है तो फिर दूसरे कल्चर को ये पसंद ही नहीं करता और तमाम तरीके के करप्शन चालू हो जाते हैं, चोरी, डकैती और भी गलत से गलत काम। लेकिन फिर अब तो दुर्घटना का शिकार हो गया पूर्वोत्तर। 1971 के बाद ही पूरी पॉपुलेशन पे इनका खतरा आ गया। अभी तो आगे पढ़ेंगे हम लोग कि जो वहाँ के मूल निवासी थे वही अल्पसंख्यक हो गए थे। एक राज्य ऐसा भी है, अभी देखेंगे, इतने मुसलमान आके वहाँ बस गए थे। अभी हाल फिलहाल की घटना है कि मतलब कई लोगों को मार दिया गया था, मुस्लिम और बाकी लोगों में दंगा हुआ था और कई हिंदू मारे गए थे वहाँ। तो कहने का मतलब है कि एक होता है नमक हलाल आदमी जो जहाँ का नमक खाता है उसका फर्ज अदा करता है, और एक नमक हराम होता है, जिस पेड़ पे बैठा रहता है उसी की डाल को काटता है वो। पूर्वोत्तर के अलग थलग पड़ जाना इस इलाके की जटिल सामाजिक संरचना और देश के अन्य हिस्सों के मुकाबले इस इलाके का आर्थिक रूप से पिछड़ा होना जैसी कई बातों ने एक साथ मिलकर जटिल स्थिति पैदा कर दी। आर्थिक रूप से भी पिछड़ा होना और सामाजिक संरचना में भी तोड़फोड़ होना, जब पॉपुलेशन का अलग अलग पॉपुलेशन का मिक्सिंग होना, यह भी इनकी परेशानी थी। ऐसे में पूर्वोत्तर के राज्यों से बड़ी बेतरतीब किस्म की मांग उठी। इस इलाके में भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा पर काफ़ी बड़ी है, लेकिन पूर्वोत्तर और भारत के शेष भागों के बीच संचार व्यवस्था बड़ी लचर है। संचार व्यवस्था बहुत कम है।
ये विदेशों से बहुत ज़्यादा सीमा लगी है भारत की पूर्वोत्तर में, लेकिन संचार व्यवस्था बहुत लचर है। यदि तुरंत फौज बुलानी पड़े या कोई मैसेज ट्रांसफ़र करना पड़े, किसी ने हमला कर दिया, तो स्थिति गंभीर हो सकती थी उस टाइम। ठीक है, इससे भी पूर्वोत्तर की राजनीति का स्वभाव ज़्यादा संवेदनशील रहा है। सारे लोग चाहते थे कि हम अपने में मिला लें। पूर्वोत्तर के राज्यों में राजनीति के 3 मुद्दे हावी थे। कौन से 3 मुद्दे थे? स्वायत्तता की मांग, वो खुद में एक सरकार चलाना चाहते थे अपने लिए, वो इंटीग्रेट नहीं होना चाहते थे पूर्ण रूप से भारत के लिए। जैसा कश्मीर का हाल था वो चाहते थे कि हम भी वैसा ही बने। अलगाववाद के आंदोलन, अलगाववाद मतलब होता है कि हम अलग देश ही बनाएंगे। और तीसरा उनका जो था मुद्दा था वो बाहरी लोगों का विरोध। ये तो सही था, यदि तुम किसी एरिया में जाके वहाँ पे सब कुछ कब्जा करने लगोगे और वहाँ के लोगों को जीना मुश्किल कर दोगे तो विरोध तो होना ही चाहिए। तो ये 3 मुद्दे थे। इसमें पहले मुद्दे यानी स्वायत्तता की मांग पर 1970 के दशक में कुछ शुरुआती पहल की गई। इससे शेष 2 मुद्दे 1980 के दशक में नाटकीय मोड़ लिया। देखो, पहले मुद्दे पर तो तुरंत एक्शन लिया गया। देखते हैं स्वायत्तता की मांग, पहला मुद्दा इनका। आज़ादी के वक्त मणिपुर और त्रिपुरा को छोड़ दे तो पूरा इलाका असम कहलाता था। मणिपुर और त्रिपुरा को छोड़ के पूरा असम था। गैर असमी लोगों को जब लगा कि असम की सरकार उन पर असमी भाषा थोप रही है तो इस इलाके से राजनीतिक स्वायत्तता की मांग उठी। देखो, राज्य का बंटवारा हो या देश का बंटवारा हो, भाषा का विरोध उसमें रहता ही रहता है। बांग्लादेश और पाकिस्तान सिर्फ भाषा के आधार पर अलग हो गए थे। तो जब पूरे एरिया में असम थोपा जाने लगा, असम थोपा जाने का मतलब सारा काम असमी भाषा में होगा, तो जो असम बोलने वाले नहीं लोग थे उनकी भी संख्या अधिक थी। तो वो लोग पसंद नहीं किए फिर कि भाई हमें असम ज़बरदस्ती थोपा जा रहा है, हमारा अलग व्यवस्था करो, हमारी अलग राज्य बनाओ। पूरे राज्य में असमी भाषा को लादने के खिलाफ विरोध प्रदर्शन और दंगे भी होने लगे। बड़े जनजाति समूह के नेता असम से अलग होना चाहते थे। इन लोगों ने ईस्टर्न इंडिया ट्राइबल यूनियन का गठन किया और 1960 में कहीं ज़्यादा व्यापक ऑल पार्टी हिल्स कॉन्फ्रेंस में तब्दील हो गया। वो संगठन जो था वो पार्टी में तब्दील हो गया। इन नेताओं की मांग थी कि असम से अलग एक जनजातीय राज्य बनाया जाए। जनजातीय मतलब आदिवासी लोगों को लेकर आखिरकार एक जनजातीय राज्य की जगह असम सरकार को काटकर कई जनजातीय राज्य बन गए। वही 7 बने होते हैं। ठीक है, केंद्र सरकार ने अलग थलग वक्त पर असम को बांटकर मेघालय बनाया, मिजोरम बनाया और अरुणाचल प्रदेश बनाया। 3 राज्य तो ऐसे हो गए, मेघालय, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, और एक असम तो था ही। त्रिपुरा और मणिपुर को भी राज्य का दर्जा दिया गया। क्लियर है? 1972 तक पूर्वोत्तर का गठन पूरा हो चुका था। 1972 तक सारा यह विभाजन हो चुका था, लेकिन स्वायत्तता की मांग अभी खत्म नहीं हुई थी। उदाहरण के लिए असम के बोडो, करबी और दिमसा जैसे समुदाय ने अपने लिए अलग राज्य की मांग की। असम में अभी जो सारे बंटवारे के बाद जो अभी जो समुदाय रह रहे थे असम में, वो 3 टाइप के रह रहे थे जो लोकल थे वहाँ के, बोडो समुदाय, करबी समुदाय और दिमसा समुदाय, थोड़ा आदिवासी टाइप के। तो इन लोगों ने भी अपनी अपनी अलग अलग मांग कर दी राज्य की। अब इतने छोटे छोटे राज्य, पूरा सिस्टम चलाना होता है ना, पूरा डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर रखना पड़ता है, अपनी सरकार रखनी पड़ती है, तो इतना संभव नहीं हो पाता है। अपनी मांग के पक्ष में उन्होंने जनमत तैयार करने के प्रयास भी किए, बहुत बड़े लेवल पे हो, बहुत बड़ा समर्थन मिले उनको। जन आंदोलन भी चलाए और विद्रोही कार्रवाइयाँ भी की, हथियार उठा के हिंसात्मक कदम भी उठाए। कई दफ़ा ऐसा भी हुआ कि एक ही इलाके पर एक से ज़्यादा समुदायों ने अपनी दावेदारी जताई। कोई कहता था ये मेरा इलाका है, तो कोई कहता था ये मेरा इलाका है। छोटे छोटे और निरंतर लगातार हो जाए राज्य बनाते चले जाना संभव नहीं था कि भाई तुम फिर से मांग करो कि हमारा राज्य अलग कर दो और फिर
तब भी संतोष नहीं है, फिर बोलो कि फिर से हमारा राज्य अलग कर दो। झारखंड ने बोला कि हमें अलग कर दो, तो बिहार का दो टुकड़े हो गए, बिहार और झारखंड। अब मिथिला कह रहा है कि हमें अलग कर दो, तो फिर क्या हो जाएंगे, मिथिला और बिहार। अब फिर उसमें से भोजपुर कहेगा कि हमें अलग कर दो, भोजपुर में आरा कहेगा अलग कर दो, आरा में गांव कहेगा अलग कर दो। ऐसे थोड़े होता है। इस वजह से संघीय राज्य व्यवस्था के कुछ और प्रावधानों का उपयोग करके स्वायत्तता की मांग को संतुष्ट करने की कोशिश की गई और इन समुदायों को असम में ही रखा गया। मतलब उन्हें अपना अपना निजी क्षेत्र का जो प्रोटेक्शन चाहिए था, उन्हें भाषा और संस्कृति का, उसके लिए डील किया गया, समझौता किया गया और वो असम के साथ रहने में मतलब स्वीकार कर लिए। करबी और दिमसा समुदायों को जिला परिषद के अंतर्गत, देखो, करबी और दिमसा समुदाय को जिला परिषद के अंतर्गत स्वायत्तता दी गई, जबकि बोडो जनजाति को हाल ही में स्वायत्त परिषद का दर्जा दिया गया। ठीक है, दोनों का सिस्टम अलग कर दिया गया कि तुम ये सिस्टम देखोगे, तुम ये सिस्टम देखोगे। ठीक है, जिला परिषद में स्वायत्तता किसको मिला, करबी और दिमसा को। ठीक है, अब अलगाववादी आंदोलन देखो, ये लोग देश से अलग होने का मांग कौन लोग कर रहे थे। यही नहीं था कि पंजाब अलग होने की मांग कर रहा था, कश्मीर अलग होने का मांग कर रहा था, इधर भी पूर्वोत्तर में भी दिक्कत थी। क्या दिक्कत थी? स्वायत्तता की मांगों से निपटना आसान था, क्योंकि संविधान में विभिन्नताओं का समाहार संघ में करने के लिए प्रावधान पहले से मौजूद थे। जो लोग स्वायत्तता चाहते थे, अपनी सरकार, अपना प्रोटेक्शन चाहते थे, तो उसके लिए संविधान में पहले से अनुच्छेद और नियम कानून दिए गए थे। तो स्वायत्तता को मतलब क्लियर करना, समाधान करना बड़ी आसान था। लेकिन जब कुछ समूहों ने अलग देश बनाने की मांग की, और वह भी किसी क्षणिक आवेश में नहीं बल्कि सिद्धांतगत तैयारी के साथ, तो यह मांग से निपटना मुश्किल हो गया। पूरी तैयारी के साथ अब कह रहे हैं कि अब हम भारत में रहेंगे नहीं, हम अलग देश बनाएंगे। तो उस सिचुएशन को डील करना बड़ा मुश्किल हो रहा था। देश के नेतृत्व को पूर्वोत्तर के 2 राज्यों में अलगाववादी मांग का लंबे समय तक सामना करना पड़ा था। क्लियर है, बहुत दिन तक संघर्ष हुआ। आजादी के बाद मिजो पर्वतीय क्षेत्र को असम के भीतर ही एक स्वायत्त जिला बना दिया गया, जिसमें मिजो लोग रहते थे। तो असम के अंदर एक जिला बना दिया गया और उसकी कुछ खास मतलब फैसिलिटी दे दी गई। कुछ मिजो लोगों का मानना था कि वे कभी भी ब्रिटिश इंडिया के अंग नहीं रहे, इसीलिए भारत संघ से उनका कोई नाता नहीं है। कुछ मिजो लोग मानते थे कि वो ब्रिटिश इंडिया, जब अंग्रेज भारत पर शासन कर रहे थे तो उस टाइम वो भारत के अंग नहीं थे, तो इसीलिए अब भी भारत के अंग नहीं रहेंगे। 1959 में मिजो पर्वतीय इलाके में भारी अकाल पड़ गया। अब देखो, वामपंथी लोग जो होते हैं वो गरीबों को ज़्यादा अपनी तरफ मोड़ते हैं। तो कैसे मतलब कहानी में मोड़ आया? 1959 में मिजो पर्वतीय इलाकों में भारी अकाल पड़ गया। असम की सरकार इस अकाल में समुचित प्रबंध करने में नाकाम रही। असम की सरकार उस सिचुएशन को संभाल नहीं पाई और इसके बाद अलगाववादी आंदोलन को जन समर्थन मिलना शुरू हो गया। उनको लगा कि अब ये सरकार हमें फैसिलिटी नहीं दे रही है, हमारे लिए खर्च नहीं कर रही है, इसीलिए हम लोग अलग होंगे। मिजो लोगों ने गुस्से में आकर लाल डेंगा के नेतृत्व में मिजो नेशनल फ्रंट बनाया। मिजो नेशनल फ्रंट कैसे बना? जब अकाल पड़ा, गरीबी छा गई, तो वो फ्रस्ट्रेट हो गए सरकार से, तो उन्होंने मिजो नेशनल फ्रंट बनाया, अलग देश की मांग करने लगे। 1966 में मिजो नेशनल फ्रंट ने आज़ादी की मांग करते हुए सशस्त्र अभियान शुरू किया। हथियार भी उठा लिए ये लोग। इस तरह भारतीय सेना और मिजो विद्रोहियों के बीच 2 दशक तक चली लड़ाई की शुरुआत हुई। मिजो नेशनल फ्रंट ने गुरिल्ला युद्ध किया, मतलब तुरंत लड़ाई करते थे और फिर भाग जाते थे। उसे पाकिस्तान सरकार ने भी समर्थन दिया था। मेन तो यही कहानी की जड़ है। पाकिस्तान समर्थन देता था, जो भी अलगाववादी आंदोलन होते थे तो पाकिस्तान आ जाता था तुरंत समर्थन देने। और तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान में मिजो विद्रोहियों ने अपने ठिकाने बनाए। पूर्वी पाकिस्तान में क्या कर लिया? मिजो विद्रोहियों ने अपने ठिकाने बनाए, जो बांग्लादेश है।
भारतीय सेना ने विद्रोही गतिविधियों को दबाने के लिए जवाबी कार्रवाई की। अब भारतीय सेना ने उनको अटैक किया, कंट्रोल में लेने के लिए तुरंत आए। इसमें आम जनता को भी कष्ट उठाने पड़े। एक दफे तो वायुसेना तक इस्तेमाल किया गया, कंट्रोल नहीं हो रहा था सिचुएशन, तो वायुसेना का इस्तेमाल किया। सेना के इन कदमों से स्थानीय लोगों में क्रोध और अलगाव की भावना और तेज हो गई थी। वायुसेना कहीं भी बम गिराएगा तो उसमें बहुत ज़्यादा नुकसान होता है ना, प्रदूषण भी फैलता है, बहुत लोग रेडिएशन के शिकार होते हैं, बहुत ज़्यादा लोगों के घर बार तबाह हो जाते हैं। तो क्रोध भी लोगों का जगा और अलगाववाद की भावना और तेज हो गई। और शांत करना था लेकिन ये तेज हो गई। 2 दशकों तक चले बगावत में हर पक्ष को हानि उठानी पड़ी थी, चाहे दिल्ली हो, केंद्र सरकार हो या वहाँ की लोकल सरकार हो, दोनों पक्ष को हानि उठानी पड़ेगी, दोनों के लोगों का नुकसान हो रहा था। इसी बात को भांपकर दोनों पक्षों के नेतृत्व ने समझदारी से काम लिया। पाकिस्तान में निर्वासित जीवन जी रहे लाल डेंगा भारत आए और उन्होंने भारत सरकार के साथ बातचीत करना शुरू किया। देखो, भारत के थे लेकिन लड़ाई इधर शुरू करके और पाकिस्तान की शरण में चले गए अपनी जान बचाने के लिए, गिरफ्तारी ना हो या मुझे मारा ना जाए, और फिर वो भारत आए, भारत सरकार से बातचीत किया। राजीव गांधी ने इस बातचीत को एक सकारात्मक समाधान तक पहुंचाया। 1986 में राजीव गांधी और लाल डेंगा के बीच एक शांति समझौता हुआ। समझौते के अंतर्गत मिजोरम को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला और उसे कुछ विशेष अधिकार भी दिए गए। मिजो नेशनल फ्रंट अलगाववादी संघर्ष की राह छोड़ने को राजी भी हो गया। लाल डेंगा मुख्यमंत्री बने। यह समझौता मिजोरम के इतिहास में एक निर्णायक मोड़ साबित हुआ। आज मिजोरम पूर्वोत्तर का सबसे शांतिपूर्ण राज्य है और उसने कला, साहित्य और विकास की दिशा में अच्छी प्रगति कर ली है। मतलब अब कोई टेंशन नहीं है और मिजोरम लगातार तेजी से तरक्की करता जा रहा है। ठीक है, तो ये तो मिजोरम की कहानी हो गई, लेकिन नागालैंड की कहानी अभी भी ज्यों का त्यों है। नागालैंड की कहानी मिजोरम की तरह है, लेकिन नागालैंड का अलगाववादी आंदोलन ज़्यादा पुराना है और अभी इसका मिजोरम की तरह खुशगवार हल नहीं निकल पाया है। अंगमी जापू फिजो के नेतृत्व में नागा लोगों के एक तबके ने 1951 में अपने को भारत से आज़ाद घोषित कर दिया था। आज़ाद घोषित कर दिया था खुद को। फिजो ने बातचीत के कई प्रस्ताव भी ठुकराए। हिंसक विद्रोह के एक दौर के बाद नागा लोगों के एक तबके ने भारत सरकार के साथ एक समझौते पर दस्तखत किए, लेकिन अन्य विद्रोहियों ने इस समझौते को नहीं माना। नागालैंड की समस्या का समाधान होना अब भी बाकी है। अभी भी नागालैंड की समस्या का समाधान नहीं हो पाया है। क्लियर है? तो जो सभी समस्याओं का जड़ है बाहरी लोगों का पॉपुलेशन, अलग कल्चर के लोगों का पॉपुलेशन अचानक ज़्यादा हो जाना, अब उसके बारे में देखते हैं। ठीक है, पूर्वोत्तर में बड़े पैमाने पर अप्रवासी भारत आए। अप्रवासी आए मतलब पूर्वोत्तर में बड़े पैमाने पर अप्रवासी आए। इससे एक खास समस्या पैदा हुई। स्थानीय जनता इन्हें बाहरी समझती और बाहरी लोगों के खिलाफ उनके मन में गुस्सा भी था। भारत के दूसरे राज्यों तथा किसी अन्य देश से आए लोगों ने यहाँ का रोजगार के अवसरों और राजनीतिक सत्ता के एतबार से एक प्रतिद्वंदी के रूप में देखती थी। एक तो रोजगार की समस्या। देखो, जो जहाँ की लोकल पॉपुलेशन होती है वहाँ के रिसोर्सेज पर उसका पहला अधिकार होता है, लेकिन जब बाहरी लोग आ जाते हैं तो वहाँ पे रोजगार पे संकट आ जाता है। और राजनीतिक समस्या कैसे आ जाती है? जब बाहरी लोग आते हैं तो वो भी तो भारत के लोग हैं, या बांग्लादेशी शरणार्थी जो थे वो आएंगे तो वो भी तो भारत में रहने लगे। तो वो लोग, नेता लोग क्या करते हैं कि लालच में आके उनकी वोटर आईडी बना देते हैं। अब वोटर आईडी बना दिए तो वोट देंगे, और वोट देंगे तो सरकार बननी चाहिए थी कुछ और। सरकार बननी चाहिए थी पूर्वोत्तर के भलाई के लिए सोचने वाली, और सरकार बन गई कुछ और। क्यों? क्योंकि पॉपुलेशन जो है क्वालिटी पॉपुलेशन नहीं होके मिक्स पॉपुलेशन हो गया है। क्लियर है? तो रोजगार का भी दिक्कत होता है और राजनीतिक सत्ता का भी थोड़ा प्रतिद्वंदी के रूप में वो लोग देखते थे। क्लियर है? अब पूर्वोत्तर के कई राज्यों में देखो प्रतिद्वंदी के रूप में देखती थी। ठीक है,
स्थानीय लोग बाहर से आए लोगों के बारे में मानते हैं कि ये लोग यहाँ की जमीन हथिया रहे हैं। ऑफ कोर्स जो लोग होंगे जाएंगे वहाँ तो वहाँ के ज़मीनों पर कब्जा करेंगे, कब्जा इन द सेंस की खरीदेंगे जितना भी क्षमता है उनके पास। पूर्वोत्तर के कई राज्यों में इस मसले ने राजनीतिक रंग ले लिया और कभी कभी इन बातों के कारण हिंसक घटनाएं भी हुई। उन्हें हमेशा अपने पॉपुलेशन को मिक्स करने का खतरा लगा रहा। 1979 से 1985 तक चला असम आंदोलन बाहरी लोगों के खिलाफ चले आंदोलनों का सबसे अच्छा उदाहरण है। असमी लोगों को संदेह था कि बांग्लादेश से आकर बहुत सी मुस्लिम आबादी असम में बसी हुई है और मुस्लिम आबादी बस जाएगी ना तो डकैती से लेके चोरी से लेके हत्या तक और तमाम गलत गलत काम होंगे। ये लोग सही काम कम करते हैं, गलत ज़्यादा करते हैं और दूसरे के मतलब मामले में ज़्यादा टांग अड़ाते हैं, दूसरे की संपत्ति ज़्यादा हथियाना चाहते हैं। ये वहाँ का सब कुछ बर्बाद कर देंगे यदि मुस्लिम पब्लिक हो गई तो। लोगों के मन में यह भावना घर कर गई थी कि इन विदेशी लोगों को पहचान कर उन्हें अपने देश में नहीं भेजा गया तो स्थानीय असमी जनता अल्पसंख्यक हो जाएगी और अल्पसंख्यक हो जाएगी, मुस्लिम ज़्यादा होंगे तो मुख्यमंत्री कौन बनेगा? मुस्लिम। फिर सारा काम किसका होगा? मुस्लिम का। फिर बाकी लोगों का होगा ही नहीं, तो बाकी लोगों का सब शोषण हो जाएगा। कुछ आर्थिक मसले भी थे। असम में तेल, चाय और कोयले जैसे प्राकृतिक संसाधनों की मौजूदगी के बावजूद व्यापक गरीबी थी। असम में तेल भी है, चाय भी है, कोयला भी है, लेकिन गरीबी भी है। इसका मतलब क्या है? कौन वहां के रिसोर्सेस का यूज कर रहा है? यहां की जनता ने माना कि असम के प्राकृतिक संसाधन बाहर भेजे जा रहे हैं और असमी लोगों को उससे कोई फायदा नहीं हो रहा है। यह तो बात गलत है। 1979 में अल असम स्टूडेंट्स यूनियन ने विदेशियों के विरोध में एक आंदोलन चलाया जिसे शॉर्ट फॉर्म में आशू कहते हैं। आशू एक छात्र संगठन था और इसका जुड़ाव किसी भी राजनीतिक दल से नहीं था। आशू एक आंदोलन अवैध अप्रवासी बंगाली और अन्य लोगों के दबदबे तथा मतदाता सूची में लाखों अप्रवासियों के नाम दर्ज करने के खिलाफ था। एक तो पॉपुलेशन वहाँ पहले से कम थी, जो वहाँ की लोकल पॉपुलेशन है। अब ये लोग संख्या बढ़ा के गए वहाँ और वहाँ अपना वोटर आईडी बना लिया। तो वोटर आईडी बना लिया तो वहाँ के खुद के लोग अपना नेता नहीं चुन पाएंगे। इन लोगों के चक्कर में ये लोग अपना नेता चुन लेंगे। तो इसके विद्रोह में, इनके खिलाफ में आंदोलन था आशू का। आंदोलन की मांग थी कि 1951 के बाद जितने भी लोग असम में आकर बस गए हैं उन्हें असम से बाहर भेजा जाए। इस आंदोलन ने कई नए तरीकों को आजमाया और असमी जनता के हर तबके का समर्थन भी हासिल किया। इस आंदोलन को पूरे असम में समर्थन मिला। आंदोलन के दौरान हिंसक और त्रासद घटनाएं भी हुई, बहुत हिंसक घटनाएं हुई, आगजनी हुई, बहुत से लोगों को जान गंवानी पड़ी और धन संपत्ति का भी नुकसान हुआ। दंगा होगा तो होगा ही होगा, बड़े लेवल पे हथियार उठाए जाएंगे तो होगा। आंदोलन के दौरान रेलगाड़ियों की आवाजाही तथा बिहार स्थित बरौनी तेल शोधक कारखानों को तेल आपूर्ति रोकने की भी कोशिश की गई थी। बिहार के बरौनी में एक तेल शोधक कारखाना था, वहां असम से तेल जाता था तो उसको भी रोका गया, कोशिश किया गया और रेलगाड़ी की आवाजाही तक रोकी गई। 6 साल की सतत अस्थिरता के बाद राजीव गांधी के नेतृत्व वाली सरकार ने आशू के नेताओं से बातचीत करना शुरू किया। इसके परिणाम स्वरूप 1985 में एक समझौता हुआ। समझौते के अंतर्गत यह तय किया गया कि जो लोग बांग्लादेश युद्ध के दौरान अथवा उसके बाद के सालों में असम में आए हैं उनकी पहचान की जाएगी और उन्हें वापस भेजा जाएगा। आंदोलन के कामयाबी के बाद आशू और असम गण संग्राम परिषद ने एक साथ मिलकर अपने को एक क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टी के रूप में संगठित किया। अब पार्टी बन गया तभी तो ज़्यादा दिन तक काम करेगा। इस पार्टी का नाम असम गण परिषद रखा गया। असम गण परिषद 1985 में इस वायदे के साथ सत्ता में आई थी कि विदेशी लोगों की समस्या को सुलझा लिया जाएगा, उनको अलग भेजा जाएगा और एक स्वर्णिम असम का निर्माण किया जाएगा। यह वादा किया गया था। असम
समझौते से शांति कायम हुई और प्रदेश की राजनीति का चेहरा भी बदला, लेकिन अप्रवास की समस्या का कोई समाधान नहीं हो पाया। बाहरी का मसला अब भी असम और पूर्वोत्तर के अन्य राज्यों की राजनीति में एक जीवंत मसला है। लोग चुनाव लड़ते हैं, जीतते हैं, लेकिन अभी समस्या हल नहीं हुआ। यह समस्या त्रिपुरा में ज्यादा गंभीर है क्योंकि यहां के मूल निवासी खुद अपने ही प्रदेश में अल्पसंख्यक बन गए हैं। बाहरी लोग ज्यादा हो गए, मुस्लिम लोग। मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश के लोगों में भी इसी भय के कारण चकमा शरणार्थियों को लेकर गुस्सा है। मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश के लोग भी टेंशन में हैं कि कहीं उनकी आबादी कम न पड़ जाए और ये फालतू लोग ज्यादा ना हो जाए। अब समाहार और राष्ट्रीय अखंडता, इतने विद्रोह के बाद इनका इंटीग्रेशन कैसे होता है और राष्ट्रीय अखंडता कैसे मेंटेन रहती है, इसको देखना है। अब हर जगह विद्रोह ही विद्रोह, और फिर भी अखंड भारत, एक तो पाकिस्तान बांग्लादेश पहले अलग हो चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी भारत को बचाना बहुत ही चैलेंज का बात था। इन मामलों से पता चला कि आज़ादी के 6 दशक बाद भी राष्ट्रीय अखंडता के कुछ मसलों का समाधान पूरी तरह से नहीं हो पाया है। हमने देखा कि क्षेत्रीय आकांक्षाएं लगातार एक न एक रूप में उभरती रही। क्षेत्रीय आकांक्षाएं जो है, क्षेत्रीय मांग जो है, क्षेत्रीयता को बचाना जो है, वो लगातार बनी रही। क्लियर है? अब जरूरी भी है। हिंद देश के निवासी सभी जान एक है, रंग रूप भेष भाषा चाहे अनेक है। असम की अपनी भाषा है, अपनी पहचान है, अपनी पोशाक है, अपनी कला है, अपना नृत्य है। तो उसको खोना भारत का भी तो नुकसान है, अखंड भारत का भी तो नुकसान है। तो क्षेत्रीयता का सुरक्षा होना चाहिए। कभी कहीं से अलग राज्य बनाने की मांग उठी तो कहीं आर्थिक विकास का मसला उठा। आर्थिक विकास का भी मसला गंभीर था क्योंकि पूर्वोत्तर के राज्य को जोड़ा ही नहीं गया था ठीक से पूरे भारत के साथ, ध्यान ही नहीं दिया गया, ना तो सड़क बना ना कुछ। कहीं कहीं से अलगाववाद के स्वर उभरे, कहीं कहीं लोग चाहते थे कि अलग देश बन जाए। 1980 के बाद के दौर में भारत की राजनीतिक इन तनावों के घेरे में रही और समाज के विभिन्न तबकों की मांगों में पटरी बैठा पाने में लोकतांत्रिक रणनीति की क्षमता की परीक्षा भी हुई। हाँ, इतने लोग अलग अलग डिमांड कर रहे थे, लेकिन सबको राजनीतिक तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से समाधान निकाला गया। और ये हमारी लोकतंत्र की परीक्षा भी थी और उसमें हमारा लोकतंत्र पास हुआ। आज सब लोग एक साथ बड़ी खुश हैं। पहला और बुनियादी सबक तो यह था। तो इन उदाहरणों से क्या सबक सीख सकते हैं, क्या संदेश मिलता है हमें? भारत कैसा होना चाहिए, कैसे अखंड भारत का निर्माण किया जा सकता है, कैसे फिर दोबारा ये चीजें नहीं उठेंगी, कैसे सारे लोग खुश होंगे भारत के। पहला और बुनियादी सबक तो यही है कि क्षेत्रीय आकांक्षाएं लोकतांत्रिक राजनीति का अभिन्न अंग है। भाई, यदि तुम लोकतांत्रिक राजनीति करना चाहते हो, यदि तुम पूरा इंटीग्रेशन रखना चाहते हो, वहां पे नियम कानून लगाना चाहते हो, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रखना चाहते हो, तो वहां की क्षेत्रीय आकांक्षाओं को ध्यान में रखो। ऐसी पॉपुलेशन न हो जाए कि उस क्षेत्र की अपनी भाषा बर्बाद हो जाए, अपना कल्चर बर्बाद हो जाए, अपना सिस्टम उसका सुरक्षित रहना चाहिए। क्षेत्रीय मुद्दे की अभिव्यक्ति कोई असामान्य या लोकतांत्रिक राजनीति के व्याकरण के कारण की घटना नहीं है, व्याकरण से बाहर की घटना नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब कोई लोकतांत्रिक राजनीति में ऐसा नहीं होता है, लोकतांत्रिक राजनीति से बाहर की यह घटना है। और भी कई देश हैं जहां लोकतंत्र है और ऐसी ऐसी घटनाएं होती है। जैसे ग्रेट ब्रिटेन जैसे छोटे से देश में भी स्कॉटलैंड, वेल्स और उत्तरी आयरलैंड में क्षेत्रीय आकांक्षाएं उभरी है। ग्रेट ब्रिटेन हम लोग देखते हैं कि एक बहुत बड़ा देश है लेकिन उसमें छोटे देश जो है स्कॉटलैंड, वेल्स या
उत्तरी आयरलैंड, ये लोग अपनी क्षेत्रीय आकांक्षाओं को लेकर बातचीत उठाते रहते हैं। अभी अभी आयरलैंड कहा था कि हम ग्रेट ब्रिटेन से अलग होंगे, हम ग्रेट ब्रिटेन के साथ नहीं रहेंगे। स्पेन की बात करते हैं। स्पेन में बास्क लोग या श्रीलंका में तमिल लोगों ने अलगाववादी मांग किया था। श्रीलंका में तमिल लोगों को मारा गया था, पता ही है, जिसके कारण हमारे राजीव गांधी का हत्या हुआ था। भारत एक बड़ा लोकतंत्र है और यहाँ विभिन्नता भी बड़े पैमाने पर है। अतः भारत के क्षेत्रीय आकांक्षाओं से निपटने की तैयारी लगातार रखनी होगी। हमेशा तैयार रखना होगा कि कहीं पे किसी की क्षेत्रीयता को नुकसान न हो जाए। वहाँ उनकी अपनी भाषा सुरक्षित रहना चाहिए, अपना पोशाक सुरक्षित रहना चाहिए, अपना रीति रिवाज सुरक्षित रहना चाहिए, अपना कल्चर, त्यौहार, सेलिब्रेशन का तरीका सब सुरक्षित रहना चाहिए। दूसरा सबक यह है कि क्षेत्रीय आकांक्षाओं को दबाने की जगह उनके साथ लोकतांत्रिक बातचीत का तरीका अपनाना सबसे अच्छा होता है। दूसरा क्या सबक सीखा हमने इन उदाहरणों से ऊपर चैप्टर में? कहीं पर भी दंगा फसाद हुआ, कहीं पर भी विद्रोह हुआ तो हमने सेना से सबको खत्म नहीं किया, जैसे पश्चिमी पाकिस्तान ने पूर्वी पाकिस्तान में किया था और 2 टुकड़े हो गए थे पाकिस्तान के। हमने लोकतांत्रिक तरीके से उनसे बातचीत किया, डील किया, शांति के साथ समझौता किया, उनकी भी कंडीशन मानी और उन लोगों ने हमारी भी कंडीशन को कुछ माना। क्लियर है? तो दबाने से अच्छा है कि लोकतांत्रिक तरीके से बातचीत करके हल करना उसका। जरा 80 के दशक की तरफ नजर दौड़ाए। पंजाब में उग्रवाद जोरों पर था, पूर्वोत्तर में समस्याएं बनी हुई थी, असम के छात्र आंदोलन कर रहे थे, कश्मीर घाटी में माहौल बहुत ही अशांत था, लेकिन इन मसलों को सरकार ने कानून व्यवस्था की गड़बड़ी का साधारण मामला मानकर पूरी गंभीरता दिखाई। सरकार घबराई नहीं, उन्होंने बोला कि यह बहुत साधारण मामला है, यह कानून व्यवस्था का मामला है, हम लोग निपट लेंगे। लेकिन गंभीरता से उसको लिया और उसका समाधान किया और अभी सब ठीक है। बातचीत के जरिए सरकार ने क्षेत्रीय आंदोलनों के साथ समझौता किया। इससे सौहार्द का भी माहौल बना कि नहीं भाई, सरकार हमारी बात सुनती है, ये अपने ही लोग हैं, सारे भारत के लोग हैं। और कई क्षेत्रों में तनाव भी कम हुए। मिजोरम के उदाहरण से पता चलता है कि राजनीतिक सुलह के जरिए अलगाववाद की समस्या से बड़े कारगर तरीके से भी निपटा जा सकता है। क्लियर है? मिजोरम में तो अलगाववाद की बात हो रही थी, लेकिन उसको भी बातचीत के तरीके से हल किया गया। तीसरा सबक क्या है? तीसरा सबक है कि सत्ता की साझेदारी को महत्व देना चाहिए, महत्व समझना चाहिए। सिर्फ लोकतांत्रिक ढांचा खड़ा कर लेना काफी नहीं होता, इसके साथ ही विभिन्न क्षेत्रों और दलों और समूहों को केंद्रीय राज्य व्यवस्था में हिस्सेदार बनाना जरूरी है। इसीलिए तो हमारी राज्यसभा है। हमारे केंद्र में 2 सभा है, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा में सांसद चुन के आते हैं और हर एक राज्य सरकार से राज्यसभा के सांसद चुन के आते हैं। तो हमारा फॉर्मेट बिल्कुल सही है। तो यदि पूर्वोत्तर के लोगों को लगेगा कि हमारे भी लोग केंद्र सरकार में बैठे हैं, दिल्ली में बैठे हैं हमारी आवाज उठाने के लिए, तो उनको एक अपनापन महसूस होगा। तो हम लोकतांत्रिक हैं ये कहने से अच्छा है कि उसमें हर कोने से, हर तबके से लोग आए, केंद्र में बैठे और अपनी बात करें। क्लियर है? ठीक इसी तरीके से यह कहना भी नाकाफी है कि किसी प्रदेश अथवा क्षेत्र को उसके मामले में स्वायत्तता दी गई। क्षेत्रों को मिलाकर ही पूरा देश बनता है। हर क्षेत्र को स्वायत्तता दी गई तो फिर तो भारत को अस्तित्व को खतरा आ जाएगा। क्षेत्र को मिलाकर ही तो भारत बना है। इसी कारण देश की नियति के निर्धारण में क्षेत्रों की बातों को वजन दिया जाना चाहिए। इस तरीके से उनकी स्वायत्तता भी है कि भाई उनकी बातें सुनी जा रही है। हर क्षेत्र की बात सुनी जानी चाहिए ताकि वो स्वायत्तता की मांग को ठुकराएं। ठीक है कि हमारी मांग को केंद्र सरकार सीरियस लेती है, इग्नोर नहीं करती। यदि राष्ट्रीय स्तर के निर्णयों में क्षेत्रों को वजन नहीं दिया गया तो उनमें अन्याय और अलगाववाद का बोध पनपेगा। मेघालय हो या नागालैंड हो, असम हो या त्रिपुरा हो, कोई भी वहां से आके अपनी बात रखता है केंद्र में तो केंद्र को सीरियस होकर सुनना पड़ेगा।
अन्यथा वो कहेंगे कि भाई ये केंद्र सरकार हमारी नहीं सुनती, हम अलगाववाद का बोध होने लगेगा। चौथा सबक क्या सीखा? चौथा सबक यह है कि आर्थिक विकास के एतबार से विभिन्न इलाकों के बीच असमानता पैदा हुई तो पिछड़े क्षेत्रों को लगेगा कि उनके साथ भेदभाव हो रहा है। पूर्वोत्तर के राज्य को क्यों लगा कि उनके साथ भेदभाव हो रहा है? क्योंकि आर्थिक मामले में भारत के और राज्य बहुत तेजी से तरक्की कर रहे थे और पूर्वोत्तर का कोई लेना देना ही नहीं था, कोई कनेक्टिविटी ठीक से नहीं थी। भारत में आर्थिक विकास प्रक्रिया का एक तथ्य क्षेत्रीय असंतुलन भी है। ऐसे में स्वाभाविक है कि पिछड़े प्रदेशों अथवा कुछ प्रदेशों के पिछड़े इलाकों को लगे कि उनके पिछड़ेपन को प्राथमिकता के आधार पर दूर किया जाना चाहिए। जो भी पिछड़े हैं, जो भी आर्थिक रूप से विकास नहीं किए हैं, उनको प्राथमिकता के तौर पर वहां पे विकास की गाड़ी को तेज करना चाहिए सरकार को। तभी उनको लगेगा कि नहीं भाई, पूरा भारत अखंड है और अखंड ही रहेगा, पूरा भारत एक है। वे यह भी कह सकते हैं कि भारत सरकार ने जो नीतियां अपनाई है उसी के परिणाम स्वरूप क्षेत्रीय असंतुलन पैदा हुआ है। अगर कुछ राज्य गरीब रहे और बाकी तेजी से प्रगति करें तो क्षेत्रीय असंतुलन पैदा होगा। केंद्र सरकार को चारों तरफ बराबर देखना पड़ेगा। एक राज्य तेजी से तरक्की करता चला जा रहा है और एक राज्य पिछड़ता चला जा रहा है, तो इसमें क्या होगा? फिर वहां की जनता फ्रस्ट्रेट हो जाएगी, टेंशन में आ जाएगी, फिर अलगाववाद का बात उठाने लगेगी। साथ ही अंत प्रांतीय तथा अथवा अंतर क्षेत्रीय अप्रवास में भी बढ़ोतरी होगी। यह भी होगा। इंटरनल माइग्रेशन, दिल्ली में लोग अलग अलग स्टेट से क्यों आ रहे हैं? अलग स्टेट में डेवलपमेंट ही नहीं है, बिहार में कोई डेवलपमेंट ही नहीं है, तो किधर आएंगे? दिल्ली की तरफ आएंगे। तो केंद्र सरकार को इंटरनल माइग्रेशन रोकना है तो बिहार को डेवलप करो, वहां के लोग उधर ही रोजगार करेंगे। तो जो भी गरीब राज्य हैं, यदि उनको अपने घर में रोजगार मिलने लगेगा तो वो क्यों भागेंगे भाई अपना घर द्वार छोड़ के? और सबसे आखिरी बात यह है कि इन मामलों से हमें अपने संविधान निर्माताओं की दूरदृष्टि का पता चलता है। हाँ, संविधान निर्माताओं ने जानते थे कि यह घटना होने वाली है, इसीलिए पहले से ही नियम कानून बना के चले थे कि यदि ऐसा कुछ होता है तो यह कानून के तहत विलय हो जाएगा, समाधान हो जाएगा। तो सब कुछ जानते थे। वे विभिन्नताओं को लेकर अत्यंत सजग थे कि भारत एक राज्य देश है लेकिन इसमें विभिन्नताएं बहुत है। तो इन सबको एक साथ जोड़ने के लिए बहुत सारे कानून बनाए गए थे जो कि उस समय काम आए थे जब आंदोलन हो रहे थे। हमारे संविधान के प्रावधान इस बात के साक्ष्य हैं। भारत ने जो संघीय प्रणाली अपनाई वो बहुत लचीली है। समझ में आया? तुरंत बातचीत के जरिए हम लोग हल कर लेते हैं। अगर अधिकतर राज्यों के अधिकार समान है तो जम्मू कश्मीर और पूर्वोत्तर के कुछ राज्यों के लिए विशेष प्रावधान भी किए गए हैं। जम्मू कश्मीर हो या पूर्वोत्तर के कुछ राज्य हो, इनके लिए विशेष प्रावधान है। समझ आया? सारे राज्य समान नहीं है, बाकी सारे राज्य आपस में समान है, कोई भी किसी राज्य में जा सकता है, लेकिन कश्मीर और पूर्वोत्तर के राज्य में कुछ विशेष व्यवस्था की गई है। लेकिन ठीक है, उसके बावजूद भी हम भारत एक हैं। संविधान की 6ठी अनुसूची में विभिन्न जनजातियों को अपने आचार व्यवहार और पारंपरिक नियमों को संरक्षित रखने की पूर्ण स्वायत्तता दी गई है। 6ठी अनुसूची में संविधान में बोला गया है कोई भी जनजाति है, कोई भी लोग है, अपना धार्मिक विश्वास, अपना कल्चर को सुरक्षित रख सकते हैं। पूर्वोत्तर की कुछ जटिल राजनीतिक समस्याओं को सुलझाने में ये प्रावधान बड़े निर्णायक साबित हुए। ठीक है, संविधान में नियम थे तभी तो इनका हल हुआ जो आंदोलन थे। भारत का संवैधानिक ढांचा ज्यादा लचीला और सर्वसमावेशी है। इसमें कोई भी समा सकता है। नेहरू की मूर्खता थी जो नेपाल हमारे साथ नहीं आया। नेपाल आता तो वो भी हमारे साथ समा सकता था, रह सकता था, जी खा सकता था। यदि आज भी पाकिस्तान बांग्लादेश हमारे साथ विलय होता है तो हम लोग फिर भी ठीक है,
सारे लोगों के लिए कानून है हमारे पास, किसी को ऊंच नीच नहीं किया जाएगा। जिस तरह की चुनौतियां भारत में पेश आई वैसे कुछ दूसरे देशों में भी आई, लेकिन भारत का संवैधानिक ढांचा अन्य देशों के मुकाबले भारत को विशिष्ट बनाता है। हमें ज़्यादा सैनिक कार्रवाई करने की जरूरत नहीं पड़ती, हम लोग बातचीत से हल कर लेते, क्योंकि हमारे संविधान में वैसा नियम बहुत सारे हैं। क्षेत्रीय आकांक्षाओं को यहां अलगाववाद की राह पर जाने का मौका नहीं मिला। भारत की राजनीति ने यह स्वीकार किया है कि क्षेत्रीय लोकतांत्रिक राजनीति का अभिन्न अंग है क्षेत्रीयता। क्षेत्रीयता को बचाना है यदि लोकतांत्रिक राजनीति करना है तो।